नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धीमे बोलना, कम बोलना, लेकिन अधिक सुनना, साथ ही कम समय में सुनकर समस्याओं का निस्तारण करना, ये खूबियां चंपावत के नए जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की है। मुश्किल 3 महीने का कार्यकाल उनका इस जिले में हुआ है। अपने काम करने के ढंग, अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार और लोगों के बीच, लोगों की भाषा में उनसे संवाद करना, उनकी झिझक को कम करना, उनकी घबराहट को दूर करना, ये तमाम कोशिशें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार के द्वारा की जा रही है। चंपावत में 20 जून को उन्होंने कार्यभार संभाला है। बमुश्किल 3 सवा 3 महीने का कार्यकाल है। अभी शुरुआती वक्त है, लेकिन लोगों के बीच एक ऐसे ब्यूरोक्रेट की छवि जो सरल हो, सहज हो, संजीदा हो और समस्याओं के समाधान को लेकर तत्पर। तो आज ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनके चंपावत के इस अवधि के कैसे अनुभव रहे तो जानते हैं। सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार साहब से बात करते हैं। बहुत स्वागत है डीएम साहब आपका। आपसे पहला सवाल ये कि आपका जो चंपावत में आने का तो अभी 3.25 महीना ही हुआ है। इससे पूर्व आपने गढ़वाल मंडल के कई पर्वतीय जिलों में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में सेवाएं दी और उसके बाद मैदान के जिले ऊधम सिंह नगर में। लेकिन चंपावत एक ऐसा जिला है जो केवल पर्वतीय नहीं है, केवल मैदानी नहीं है, बल्कि दोनों भौगोलिक परिस्थितियों का मिश्रण है। बतौर सीडीओ और बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, अलग अलग नेचर ऑफ वर्क सीडीओ के रूप में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जिम्मेदार लिया है। तो इसको लेकर आपके कैसे अनुभव पूर्व से अब तक रहे? देखिए, मैंने 2018 में यहाँ पे मुझे आईएएस संवर्ग मिला और उसके बाद से 2019 में मैं ट्रेनिंग के बाद, मसूरी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के उपरांत मुझे जो पहला ज़िला मिला जहाँ से मैंने अपने कार्य को शुरुआत किया वो उत्तरकाशी ज़िला था। उत्तरकाशी में भी सीमांत ज़िला है पुरोला, वहाँ से मैं एसडीएम के रूप में वहाँ पे अपना कार्यभार प्रारंभ किया। और वो जो दूरस्थ सीमांत जो सब डिवीज़न है वहाँ शायद ही कोई डायरेक्ट आरआ रेगुलर रिक्रूट आईएएस का वहाँ गया हो। उस जनपद में जाने पे नेटवर्क का भी इशू था, उसमें कई समस्याएं, जटिल समस्याएं थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर देखी और समझी, सीखी, वो ये था वहाँ के लोग और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, वो जटिल होने के बावजूद भी लोग जो हैं बहुत मेहनतकश। पूरी रवाई घाटी जो है वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता था। और जैसे आपदा आप लोगों ने देखा होगा, अभी आपदाओं से भी वहाँ पे 2-4 होना पड़ता था। तो कई सारी चीज़ें मैंने अपनी शुरुआती चीज़ों को वहाँ देखा और समझा। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रहे ट्रेनिंग के और ग्रेजुअली जिन जिन के साथ मैंने अपने मुख्य विकास अधिकारी या अन्य कार्यों को देखा, मेरे कमिश्नर सर रहे, सभी लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो है इस उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको समझने और सीखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसके उपरांत मुझे ट्रेनिंग, क्योंकि वो प्रोबेशन का समय था, ट्रेनिंग के बाद मुझे पहला जनपद जो मिला वो देहरादून जनपद मिला। और वहाँ पे मैं मसूरी में काफ़ी समय तक, लगभग 1.5 साल तक वहाँ रहा। उसके उपरांत इलेक्शंस जो हैं वो देहरादून सदर एसडीएम के रूप में वहाँ पे कराए। देहरादून की भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल ही अलग थी, वहाँ की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग थीं। वहाँ पर आपका जो मेजर टाइम जो है, आपके लैंड के विवाद काफ़ी हैं। साथ ही क्योंकि वो जनपद है, कैपिटल है हमारा, तो उसकी वजह से प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ भी काफ़ी रहती थी। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक आदि की समस्याएं, नई योजनाओं का गठन, नई योजनाओं को क्रियान्वयन करना, उन सब में एसडीएम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जनपद प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
वो देखा। और यही वो समय था जब हमारे बीच में कोविड भी था, चुनौतियां वहाँ भी थी। उसमें ट्रैफिक का मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन आदि पहुँचाना, ऐसे कई सारे कार्य जिलाधिकारी महोदय तत्समय के जो थे उनके द्वारा मुझे सौंपे गए थे। और उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पे लोगों की जो अपेक्षाएं थी और जो राहत पहुँचानी थी, उस पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा। मसूरी पर्यटक स्थल है। देहरादून, जैसा हमने बताया कि कैपिटल होने की वजह से, राजधानी होने की वजह से वहाँ पे अन्य समस्याएं हैं। उसके उपरांत मुख्य विकास अधिकारी के रूप में मैंने 2022 में 9 जून को अपना कार्यभार टिहरी जनपद में दिया। टिहरी जनपद, अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा स्कोप का जनपद है और बिल्कुल उसकी परिस्थितियां भी बिल्कुल अपने चंपावत की तरह हैं। वहाँ भी नरेंद्र नगर, मुनिकीरेती जो है वो प्लेन एरिया है और ऊपर में पहाड़ के जो है ब्लॉक्स हैं। बड़ा जनपद है, 9 ब्लॉक्स हैं वहाँ पर। और वहाँ पर भी भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स जो है वहाँ चल रही हैं। उस अवधि में हम लोगों ने डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे काम किए। ऐसा आप कह सकते हैं कि वो जनपद पायनियर जनपद था। जो भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं या फिर डेवलपमेंट से जुड़ी जितनी भी योजनाएं थी, उनका प्रारंभ जो है वो पौड़ी या टिहरी से ही किया जाता है। बड़ा जनपद था, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ मैंने डेवलपमेंट फ्रंट पे काफ़ी कुछ सीखा। और वहाँ पे जो डीएम्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अवसर दिया मुझे। प्रोटोकॉल की ड्यूटीज़ वहाँ पर भी, उस समय G20 हुआ, 2 बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें भी काफ़ी कुछ देखा। आपदाएं भी बीच बीच में आती रहीं। और जो डेवलपमेंट के कार्य थे, जैसे स्कूली शिक्षा, विद्यालय का हो गया, पेयजल का हो गया, सड़क हो गया, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने वहाँ पे कार्य किया, सीखा, समझा। और साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे, जिसमें एक टिहरी लेक जो है, टिहरी झील है, उसके विकास पर काम चल रहा था। उसके उपरांत जनपद उधम सिंह नगर में मेरा ट्रांसफ़र जनवरी 24 में किया गया। उस समय लोकसभा के चुनाव जो थे वो सर पे थे। तो लोकसभा चुनावों को वहाँ पे वो सबसे बड़ी, अगर नैनीताल उधम सिंह नगर देखें तो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो वोटर के हिसाब से जो एरिया है वो उधम सिंह नगर का था। नैनीताल के लगभग 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते थे और 9 क्षेत्र जो हैं यहाँ के थे। लोकसभा चुनावों के बाद वहाँ पर जो विकास के कार्य हैं वो, क्योंकि आकांक्षी जिला भी है और आकांक्षी ब्लॉक भी है, तो वहाँ पर भी विकास के कई सारे नए कार्य हो रहे हैं। खेतीबाड़ी का बहुत प्रमुख स्थल है, उद्योग है, साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के वहाँ पे हैं। तो उन सभी पर भी वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला। और आकांक्षी जनपद में भारत सरकार कैसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, जनमन कार्यक्रम है, उनको भी देखा। साथ ही वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूप से मुझे UIRD, हमारी जो स्टेट की रूरल डेवलपमेंट की संस्था है, वहाँ पे ED का चार्ज मिला, वो भी देखा मैंने। प्रशिक्षण जो है हमारे PCS बैच का वो मैंने कराया। इसके अलावा बाजपुर चीनी मिल का कुछ समय के लिए माननीय जिलाधिकारी वहाँ के थे, उन्होंने मुझे अवसर दिया कि उसको समझ सकूँ, TDC को समझ सकूँ। राई सीड डेवलपमेंट में वहाँ बहुत अच्छा काम होता है, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। काशीपुर नगर निकाय देखे, साथ ही जिला पंचायत देखा। तो एक और साथ ही साथ जो जनपद प्रशासन के जितने कार्य होते हैं उसमें आप जितनी बैठकें होती हैं, इंपॉर्टेंट बैठकें होती हैं, दिशा बैठक, जिला योजना की बैठक, अन्य जो भारत सरकार की बैठक, उसको भी देखा। साथ ही हम लोग प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए भी अंतिम जो 15 की सूची थी, उसमें भी हम लोग वहाँ के जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में वहाँ तक भी पहुँचे और एक अच्छा जो है कार्य वहाँ सीखने को मिला। और इस जनपद में, जैसा आप अभी बता रहे थे, 20 जून को मैंने अपना कार्यभार जिलाधिकारी के रूप में, 21वें जिलाधिकारी के रूप में यहाँ पे ग्रहण किया। तो अभी तक का जो, अगर मैं सफ़र कहूँ तो इन सभी लगभग 7.5-7 साल जो मेरी सर्विस है उसमें काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चुनौतियाँ देखी और साथ ही साथ यहाँ की जन भावनाओं को समझा, पहाड़ मैदान दोनों के परिस्थितियों को समझा। आपको बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंपावत पहला जिला है जिस रूप में आप, इस रूप में आप काम कर रहे हैं। चंपावत बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत मॉडल डिस्ट्रिक्ट की ओर भी है, मुख्यमंत्री धामी साहब का कंस्टिट्यूंसी वाला जिला भी है। तो अनेक तरीके से ये बड़ा इम्पोर्टेंट जिला है।
नया जिला है, छोटा जिला है, लेकिन समस्याएं गंभीर हैं, बड़ी हैं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। आपने 3 सवा 3 महीने में कई जगह कैंप लगाए, आप रूरल एरियाज में भी लोगों से कनेक्ट आपका रहा, और अर्बन एरियाज तो है, मतलब हर वर्ग, हर क्षेत्र से। आप बकौड़ा गए जो रिमोट का रोडलेस विलेज है, कटनी गए जो बहुत दूर का और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो तमाम जगहों की जो स्थितियां हैं, लोगों की किस तरह की ज़रूरतें हैं, चुनौतियां कैसी हैं, और उनके समाधान के लिए क्या ऐसे प्रयोग, क्या ऐसे प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो आप तक के अनुभव। इसमें जैसा आपने बताया 3 माह किसी भी जनपद को समझने के लिए बहुत ही अल्प समय है। और जैसा हम लोग ये पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो हो सकता है कि ये जनपद छोटा जनपद लगे, लेकिन अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत के कई ऐसे जनपद होंगे जिनसे ये बहुत बड़ा होगा। और चुनौतियां जो हैं इस जनपद की भौगोलिक परिस्थिति से ही जनरेट होती हैं। हम लोग सीमांत जनपद हैं, साथ ही अगर हम देखें हिमालय का शिवालिक जो है उसका एक बड़ा पोर्शन हमारे जनपद में है, साथ ही तराई का भी एक छोटा सा भाग हमारे जनपद में लगता है। हर इसके 4 ब्लॉक्स जो हैं, चारों ब्लॉक्स में अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें चंपावत में, क्योंकि चंपावत, टनकपुर, आपका बनबसा और जो चंपावत मेन केंद्र है, तो मैदानी और पहाड़ी दोनों यहाँ पे चुनौतियाँ। अगर हम मैदान की बात करें तो वहाँ पे भूमि जो चाहिए वो विकास के लिए चाहिए। वहाँ पे अधिकतर जो भूमि है या तो वन की भूमि है या फिर इरिगेशन यूपी की भूमि है। तो एक चुनौती यह है कि हमारे पास जो लैंड है वो बहुत सीमित है, और इसमें हम लोग को जो पोटेंशियल है, जो इंटेंसिटी है, वो हम लोग यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 परिकल्पनाएं, एक शारदा कॉरिडोर और गोलजू कॉरिडोर, ये दोनों इसी क्षेत्र में जो है वो विकसित की जा रही हैं। बड़ी योजनाएं हैं, दूरगामी योजनाएं हैं। साथ ही पूर्णागिरी माता मंदिर जो हमारा धार्मिक एक स्थल भी कहें और हमारे आर्थिक स्थल की भी एक बुनियाद है, खासकर निचले क्षेत्रों के लिए। तो ये दोनों ही जो हैं इश्यूज हैं वहाँ पे। पहला तो लैंड, हमें थोड़ी इसकी आवश्यकता है यहाँ पे। और वहाँ पे आप देखेंगे अभी एशियन हाईवे का भी निर्माण हो रहा है जो कि नेपाल से जुड़ रहा है, तो वहाँ लैंड पोर्ट जो है उसकी कार्रवाई चल रही है। साथ ही सिडकुल का भी वहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है। तो इसके लिए जो एक बुनियादी चीज़ है वो है भूमि का। फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर के केसेस होते हैं, या फिर यूपी इरिगेशन जो 2 राज्यों के बीच का सामंजस्य में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चंपावत की जो मुझे दिक्कतें दिखी हैं वो हैं। अब चंपावत के जो पहाड़ी भूभाग को हम देखते हैं, वहाँ पे खेती, कृषि बाड़ी, आंगन, आपका उद्यान, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा स्कोप है। सूखी ढांग में तेज पत्ता आदि का काफ़ी अच्छा स्कोप जो है वो दिखा मुझे। भेषज का बहुत अच्छा कार्य है, दूध का बहुत अच्छा कार्य है। तो इन सभी चीज़ों को और बढ़ावा दिए जाने, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण आदि की ज़रूरत है, जिस पर अभी राज्य सरकार काम कर रही है। इसको और तीव्रता से काम करे, एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा अगर मैं देखूँ तो जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जैसा अभी मैं बकौड़ा गया था, साथ ही ककनई हम लोग गए थे। ककनई में एक दूर संचार जो है उसको हमें और सुदृढ़ करना है, क्योंकि सीमांत वो गांव है, नेपाल के बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, उनसे लगता है। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ जो आईटी कनेक्टिविटी है उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा विद्यालयों को और सुदृढ़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करना। एक ये जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि छात्रों में रुचि बहुत है पढ़ने की, और सभी छात्र जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनके द्वारा लाइब्रेरी की मांग, रीडिंग रूम्स की मांग आदि की जाती है। इसके अलावा अगर पार्टी, बाराकोट और लोहाघाट क्षेत्र की बात करें तो लोहाघाट क्षेत्र में एक जो संकुचित स्पेस वहाँ बहुत कम है। एनएच पास हो रही है, सारी दुकानें आदि सब वही लोहाघाट के रोड के
साथ लगी हुई हैं, वहाँ पे एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल के लिए चुनौती है हमारी, कि वहाँ पर जो परिवहन है, यातायात है, किसी प्रकार कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो, तो उस पर काम किया जाना है। और पाटी, बाराकोट और ये 2 क्षेत्र हैं, ये चूँकि कृषि प्रधान है, उद्यान प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, इन पर और यहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है। वहाँ के किसानों से मैंने, कृषक बंधुओं से बात भी की थी। सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुँच भी रही हैं। अब उनकी जो एक व्यापक मांग है वो है सामूहिक घेरबाड़ की। जो जंगली जानवर हैं उनसे फसल के नुकसान इन लोगों के द्वारा सूचना दी गई। मेरे से पहले प्रेडिसेसर जितने डीएम्स रहे हैं उन्होंने अच्छे कार्य यहाँ पर किए, जिसमें उन्होंने घेरबाड़ उनको गाँव की शुरुआत की है। उन्हीं उसको और आगे बढ़ाने का जो है उसको कार्य किया जाना है। मत्स्य पालन का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, उस पर कार्य किया जाना है। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था है, जो पूरे जनपद की चिकित्सा व्यवस्था की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीसीयू ब्लॉक है, इसको त्वरित रूप से बनाया जाना। उसमें हमारे पास नीकू पीकू वार्ड्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट वार्ड है। उनकी उस सेवाओं को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करना, वो भी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा पेयजल जो है वो कतिपय गांव में आता है कि पेयजल जो है उसको हमारे यहाँ, चूँकि हम लोग आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, तो जहाँ जहाँ पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं उनका त्वरित रूप से उसका निस्तारण करना। उसके अलावा जहाँ पे योजनाएं अभी क्रियाशील हैं उनको तत्काल रूप से समाप्ति की ओर ले जाना, खास करके जल जीवन मिशन में, वो भी यहाँ पर एक कार्य जो है वो मुझे दिख रहा है। और कुछ एक ऐसे तोक हैं जहाँ पे अभी हमें बिजली की सप्लाईज को रिस्टोर करना है। रिस्टोर कहने का मतलब वो सीमांत तोक हैं, उनमें बिजली के लाइंस वगैरह को उरेडा से दी गई हैं। अब उनको रेगुलर सप्लाई से जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाना है। ज़्यादातर ये तोक चंपावत जो है वो तहसील में है, तो एक इस पर भी जो है वो कार्य करना है। आजीविका के क्षेत्र में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनको और प्रशिक्षण देना, उनको और आगे बढ़ाना, इस पर भी जो है मुझे लगता है कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ जो बड़े वृहद कार्य हैं जिसमें सड़कें हैं, जैसे बकोड़ा की सड़क हो गई जो पीएमजीएसवाई की है, और रौसाल की सड़क हो गई। इस तरह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं और जिनको त्वरित रूप से सैंक्शन दिलवा करके, और ऐसे सभी दूरस्थ क्षेत्रों को कनेक्टिविटी, संचार सबसे बुनियादी ज़रूरत है, उसको दिए जाने के लिए कार्य किया जाना है। इस पर है। और एक जो अभी वर्तमान में हम लोग को एनएच के जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो स्लाइड प्रोन एरियाज हैं, उनकी स्टडी करके उन सभी को स्टेबलाइज करके, और किसी प्रकार का कहीं जनहानि ना हो, किसी वाहन की हानि ना हो, ये भी एक चुनौती है जिसको हमें अभी पूर्ण करना है। अच्छी बात यह है कि इस जनपद में, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल और जो अप्रूवल्स हैं, सैंक्शंस हैं, वो तुरंत मिल जाते हैं। तो उस पर जो है हम लोग को कार्य इसमें त्वरित गति से कर पाते हैं। और साथ ही शारदा और गोलजू कॉरिडोर के जो घटक हैं उन पर भी त्वरित रूप से कार्य करके उनको पूर्ण करना, ये भी हम सभी लोग का एक अभी नेक्स्ट जो है विजन है। अगर इसको आप स्मॉल टर्म, लॉन्ग, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में ही देख सकते हैं। कुछ कार्य हैं जो त्वरित रूप से 5 से 6 महीने में हो जाएंगे, कुछ कार्य आगे होंगे। जो बड़े अच्छे कार्य जो मुझे दिख रहे हैं, जो अभी भविष्य में 3-4 महीने में पूर्ण होंगे, उसमें आपका साइंस का जो यहाँ प्लेनेटेरियम है वो जल्दी ही पूर्ण होने वाला है। नीचे ISPT टनकपुर में इस पर भी लगातार कार्य जारी है, ये भी भविष्य में मार्च तक हमें आशा है कि ये पूर्ण हो जाएगा। साथ ही APJ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है टनकपुर में, उनका भी संचालन हो रहा है, वो भी कार्य हमारा पूर्ण होगा। CCU यहाँ पर है, क्रिटिकल केयर यूनिट, ये कार्य भी बिल्कुल कर रही है, ये भी जल्दी ही पूर्ण होने की जो है हमें आशा है। और पर्यटन के कई सारे छोटे और बड़े काम यहाँ चल रहे हैं, इन सभी कार्यों को भी मुझे लगता है कि अल्प अवधि में, जो 6 महीने के से 9 महीने के अंतराल में पूर्ण हो जाएंगे। अचीवमेंट तमाम भविष्य की योजनाएं बताई हैं, लेकिन जो अभी बरसात में नेशनल हाईवे में खासतौर पर 16 के स्पॉट में समस्याएं पैदा करी, तो क्या 2026 में वो नहीं होगा? इसके लिए कोई प्लानिंग है ताकि यहाँ का जो एक लाइफलाइन
जो टनकपुर पिथौरागढ़ पूरे 2 जिलों की है, तो इसको लेकर कोई ऐसा प्रयास जो नतीजा दे अगले साल तक? देखिए, सड़क की अगर बात करें एनएच की, तो चूंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन में कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, और जब भी इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं तो एक्सट्रीम मान के चलते हैं कि ये वेरिएबल्स आएंगे, और इसमें जियोलॉजिकल स्टडी होती है कि किन किन जगहों पे कौन कौन से जगह जगह ऐसे हैं जो स्लाइड प्रोन हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर्ड लाइंस हैं। जियोलॉजिस्ट की प्रॉपर स्टडी होती है, उसके हिसाब से जो रोड की है वो कटिंग की जाती है। परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति जो है वो चैलेंजिंग है, और हिमालय को प्रेडिक्ट करना अभी तक ऐसे हिमालय के नेचर को प्रेडिक्ट कर लेना, हिमालय की पहाड़ियों को प्रेडिक्ट कर लेना, अभी इसमें और काम किया जाना बाकी है। जहाँ तक विषय है यातायात और संचार को सुचारू रखने का, इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी और राज्य सरकार भी लगातार इस पर काम कर रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 4 से 5 जोन्स जो हैं हमारे, अगर हम टनकपुर से लेकर के यहाँ घाट तक की बात करें, जो हमारे क्षेत्र में है वो संवेदनशील है, और अभी के लिए जो सबसे संवेदनशील है वो स्वाला बना हुआ है। स्वाला में 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं। पहले वहाँ पर पानी का कोई वहाँ पे सोर्स नहीं था। इस साल वहाँ पे पानी का सोर्स जो है वो निकला है, और ये पानी जो है, अभी बारिश का समय है तो जो डिस्चार्ज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और उस पानी के डिस्चार्ज के साथ मलबा मिल करके आ रहा है। अब इसमें जो तकनीकी संस्था है हमारी THIDCL है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक टिहरी के द्वारा इसमें हमें तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। उनके द्वारा हिल साइड में और वैली साइड में, दोनों साइड में ही कार्य किया जा रहा है, स्ट्रेंथनिंग का कार्य किया जा रहा है। साथ ही 2 ऑल्टरनेटिव्स पे भी काम किया जा रहा है। पहला कि क्या इस जगह के जो ये सड़क है, अगर इसकी टेक्टोनिक एक्टिविटी और इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है तो क्या हम इसको, इस पोर्शन को बाईपास करते हुए दूसरा पोर्शन ले सकते हैं कि नहीं। दूसरा, क्या यहाँ पे किसी ब्रिज को बना देने से और इसको बाईपास करने से हम इसमें स्थायी समाधान पा सकते हैं। और तीसरा जो है, जैसा मैंने अभी कहा, हिल साइड और डाउन साइड, उन दोनों को स्ट्रेंथन करके जो मलबा गिरने की स्थिति है उसको रोक देना। तो इन तीनों चीज़ों पे एनएच जो है वो कार्य कर रही है, और इसमें जो कार्य की अवधि है ये बताया गया है कि अप्रैल से मई तक ये सारे कार्य, दोनों कार्य इसको कर लिया जाएगा, और अगले साल जो अभी जो परिस्थितियां हुई हैं या पिछले विगत साल जो परिस्थिति रही है वो हमें भविष्य में नहीं मिलेंगी। तो इन तीनों पे काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे इसकी 2 वैकल्पिक सड़कें हैं, एक सिफ्टी की है जो PMGSY बना रहा है, और दूसरी जो है वो चलथी में PWD के द्वारा बनाया जा रहा है। उन दोनों रोड्स की भी स्ट्रेंथनिंग की, उन दोनों के बेंड्स कटिंग की, और उसको सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से उसको बनाने का ये काम भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें किसी भी, चाहे वो पिथौरागढ़ हमारी लाइफलाइन है, ये सड़क जो है हमारे पैरामिलिट्री आर्मी का मूवमेंट, चाहे हमारे लोगों का मूवमेंट, सभी इधर से हो रहा है। फिर यहाँ से इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है ये। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरी जो यहाँ की मशीनरी है और साथ साथ एनएच की मशीनरी है, हम लोग सभी लोग इस पर काफ़ी संजीदा हैं। अभी RO जो है नेशनल हाईवे के, वो भी विगत 2 दिवस पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी, और CE जो हैं उन्होंने भी आए थे, उन्होंने पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया, परीक्षण किया, और इस पर जो है तकनीकी रूप से जो अच्छे हमारे यहाँ तकनीकी संस्थाएं हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद इस पूरे जोन को सुदृढ़ करने, ताकि ऐसी परिस्थिति ना हो, सेटलमेंट ना हो, ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों पे कार्य इस पे किया जाएगा। और हम लोग आश्वस्त हैं कि अगले वर्ष ये जो परिस्थितियां हो रही हैं वो अगले वर्ष नहीं होंगी। आपने अभी तो ककनई के बारे में बताया, जब आप ग्रामीण वहाँ सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में गए थे, मोबाइल नेटवर्किंग की दिक्कत। ककनई जैसे जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सारे और जगह भी हैं। टोटल डिस्कनेक्ट ऐसे इलाके हैं, कई जिले में 10% ऐसा क्षेत्र है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया। इसके अलावा एक तो मोबाइल नेटवर्किंग को कैसे अब स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, जो पहला डिजिटल गांव यहाँ बगोटी का है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, वो सक्रिय नहीं है, वो जमीन पर काम नहीं कर रहा है। तो कैसे इन दोनों स्थितियों को बेहतर किया जा सकता है?
इसमें जैसा अभी आप बता रहे हैं, जो रिमोट विलेजेस हैं, एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका टावर लगाने के लिए एक मिनिमम कस्टमर बेस होना चाहिए। उसके आधार पे प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो लगाती हैं, प्राइवेट कंपनीज के उसके आधार पे टावर्स लगते हैं। दूसरा है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, सामरिक रूप से जिसका महत्व है, ऐसी जगहों पे भारत सरकार, राज्य सरकार इसमें मदद करती है। जिन जगहों का अभी आपने जिक्र किया वो हमारे लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, सारे बॉर्डर के ज़िले हैं, तो ऐसी समस्त जगहों को शैडो जोन में, शैडो कहने का मतलब जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, उनको सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इन सभी शैडो जोन्स में सरकार जो है BSNL के माध्यम से हम लोग उनको भूमि निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पर ये जो टावर्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपने बात की भारत नेट परियोजना और एक गांव की बात की आपने, बकोटी, उसमें बकोटी गांव की, उसमें जो है ये पहले इसको चयन किया गया था। अभी करीब एक हफ्ते पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम समिति की बैठक की थी, उसमें ये इशू आया था कि ऐसे लगभग हमारे पास अभी भी बकोटी गांव तो हैं ही, इसके अलावा 17 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी हमें भारत नेट में जो सुविधाएं हैं और उनके लिए भूमि के लिए मांग की गई थी। उन सभी जगहों पे संबंधित SDMs को और सभी विभाग वहाँ बैठे थे, उनको भूमि प्रदान करने और नेटवर्क टावर लगाने के लिए स्पेस देने के लिए उस पर बात हो गई है। बकोटी गांव जो है, बकोटी में हम लोग का डिजिटल विलेज के रूप में किया गया है। एक नोमाड विलेज का भी कॉन्सेप्ट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। बगोटी ग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम समिति के अध्यक्ष हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं, जो विलेज टेलीकॉम कमेटी है, उन लोगों का व्यापक रूप से कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण आदि किया जाएगा। साथ ही वहाँ पे जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें या होम स्टेज हैं, उनमें और इसकी सुविधाओं को लिया जा सके, और वहाँ पे कनेक्टिविटी सुविधा, मतलब जो अन्य जगह हैं उनसे अच्छा हो, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा, IT बेस तैयार करने के लिए वहाँ के समस्त गांव में, आपके समस्त योजनाओं में इन IT की फैसिलिटी के माध्यम से लोगों को बेनिफिट मिल सके, उस पर भी काम किया जा रहा है। और इसमें ये जो योजना है BSNL के द्वारा चलाई जा रही है, उनके द्वारा और इसको सुदृढ़ करने के लिए काम किया जा रहा है। और एक टाइमलाइन के बीच में इनके द्वारा अवगत किया गया है कि ऐसे जैसे बगोटी गांव है और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण गांव हैं जिनको उनके द्वारा चिन्हित किया गया है। इन गांवों का चयन तभी किया गया था जहां पे पहले से बेसिक मिनिमम फैसिलिटी हो, और उसको और हम लोग पुश करके उसको, वहाँ की सुविधाओं को और अच्छा कर सकें। तो इस पर जो है काम किया जाना है। और जो डिजिटल विलेज की परिकल्पना है उसमें यह है कि जितनी सुविधाएं हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आपका स्कूल हो, मेडिकल ANM सेंटर हो, आशा सेंटर हो, उन सभी जगहों पर मोबाइल कनेक्टिविटी, IT कनेक्टिविटी उपलब्ध रहे। तो वहाँ पर काम इस पर किया जा रहा है, अन्य जनपदों पर भी किया जा रहा है। भारत नेट फेज़ 2 हमारा जो है वो प्रारंभ है, और इन सभी जगहों पे 5 FTTH कनेक्शन, यानी 5 पोर्ट्स जो हैं हमें प्रोवाइड करने हैं। तो उस पर लगातार बकोटी गांव के साथ साथ अन्य सभी जगहों पर भी इसमें कार्य चल रहा है। और सीमांत गांवों के लिए जैसे अभी आप NH की बात करेंगे तो एयरटेल इसमें अभी ऑप्टिकल फाइबर लगा रही है। इस पूरे सड़क पे जो हमारा टनकपुर से प्रारंभ होकर के घाट तक जाता है, आगे पिथौरागढ़ जाता है, इस पूरे रोड पे अभी जो है इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसको ले किया जा रहा है, और जल्द ही एयरटेल की पूरी कनेक्टिविटी सड़क पर रहेगी। और सीमांत गाँव के लिए भी हम लोग इसमें BSNL के माध्यम से, जो मैंने शैडो जोन्स कहे हैं, उन सभी जगहों पे नेटवर्क जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। यूँ तो पूरे उत्तराखंड में पलायन, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इस बड़ी समस्या है, और चंपावत जिले में खास तौर पर पलायन निवारण आयोग भी बना था, उसकी भी रिपोर्ट्स है। इस जिले में पलायन को रोकने के लिए रोजगार की जरूरत है, रोजगार के लिए इंडस्ट्री चाहिए, या गाँव में खेती की जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर हो। खेती के सामने चुनौतियाँ सिंचाई की अपनी है, जंगली जानवरों की है, सड़क नहीं होने से वो रोड तक और मंडी तक अनाज नहीं पहुंचने की है। और उद्योग जो कि उत्तराखंड बनने के बाद, इस जिले के बनने के बाद नहीं लगा है, तो कैसे इसको
एड्रेस किया जाएगा कि लोग मजबूरी में पलायन ना करें, वो तरक्की के लिए तो जाएं, तो ऐसी स्थिति उनको यहीं कुछ न कुछ संतोषजनक मिल सके। ये विषय जो है, जैसा आपने भी बताया, पलायन जैसा आप स्वयं ही बता रहे हैं, इसके दो तरह के हैं। एक आपका पॉजिटिव माइग्रेशन होता है, एक नेगेटिव माइग्रेशन होता है। पॉजिटिव माइग्रेशन में अगर कोई अच्छा पढ़ने लिखने के लिए नीचे चला गया, अच्छी जॉब लग गई, तो ये तो पॉजिटिव माइग्रेशन है। नेगेटिव और जो माइग्रेशन मैं कह रहा हूँ, उसमें जहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि आपको नीचे माइग्रेट करना पड़ गया, वहाँ सुविधाएं नहीं मिली इसलिए नीचे माइग्रेट करना पड़ा, ये नेगेटिव माइग्रेशन होता है। और इसके कई सारे कारक होते हैं। एक तो जहाँ तक यहाँ पे उद्योग और अन्य चीज़ों की बात है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमारे दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उस पर कार्य किया जा रहा है। पहला हमारा इनलैंड पोर्ट का है, जो एशियन हाईवे बन रहा है, वो टनकपुर में स्थापित होगा और इस पर भी ये भी लैंड वगैरह सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो इसमें एक अच्छा खासा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा। साथ ही सिडकुल का भी इंडस्ट्रीज़, जैसे आपने कहा, सिडकुल के लिए लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई चल रही है। सिडकुल को नीचे टनकपुर में लैंड हस्तांतरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमें एमएसएमई के माध्यम से ज़्यादा रोजगार देने के लिए जो सरकार है, इन्होंने कई योजनाएं यहाँ पे चलाई हैं। पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। पर्यटन में वीरचंद सिंह गढ़वाली से होम स्टे, होटल्स और परिवहन के लिए गाड़ियाँ, टैक्सी, इन तीनों में एक अच्छी सब्सिडी दे करके यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही हमारी लगभग यहाँ 20,000 महिलाएं हैं जो समूहों से जुड़ी हुई हैं और उनको भी ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कई सारे जो हैं उनको चीज़ें उनको प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आपने भी देखा उन्हें पिरूल ब्रिकेट का यहाँ पे कार्य किया गया। साथ ही वेसाइड एमेनिटी जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें, वो भी दी जा रही हैं। प्रसंस्करण के लिए फार्म मशीनरी बैंक जो है, जो महिलाएं मशीनों को जो कृषि के लिए उपयोग में आती हैं, ऐसे उपकरण दिए जा रहे हैं ताकि वो आपस में गांव में उसका यूज़ करके अपने खेती बाड़ी को बढ़ा सकें। साथ ही ऐसी फसलें जो हमारे पानी पे कम डिपेंडेंट हैं, हमारे जंगली जानवर जिसको कम नष्ट करते हैं, जिसमें कीवी आदि हैं, इनकी खेती, इनका प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष हम लोग आलू जो यहाँ से विलुप्त हो रहा था, उस आलू को वापस उसके सीड कल्टीवेशन को हम लोग ला रहे हैं कि उस पर कार्य हो। साथ ही अदरक का क्लस्टर, हल्दी का क्लस्टर और जैसे तेज पत्ता क्लस्टर, ये सारी चीज़ों पर भी यहाँ पे काम हो रहा है। और छोटी छोटी इंडस्ट्री जैसे हेथा जो है वो प्राइवेट है, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। एक वाइन डिस्टिलरी है जो नीचे आपके सुखी ढांग में है। यहाँ का जो नाशपाती वो ख़राब होता है, उसको यूज़ करके उस पर कार्य करने के लिए जो है वहाँ पर एक छोटा सा उद्यम लगाया गया है। साथ ही ये पहला, अगर हम कहें, कुमाऊं का पहला ज़िला है जहाँ पर मुख्यमंत्री 16 स्वरोजगार योजना के सबसे ज़्यादा प्लांट्स लगे और ये जो है यहाँ पे ग्रिड सैचुरेटेड है। और इसके अलावा अगर हम दूध की बात करें, पहाड़ी सभी जनपदों में सबसे ज़्यादा दूध की उत्पादकता हमारे यहाँ है। बद्री गाय का जो है उस पर कार्य किया जा रहा है, सगंध पौधों पर कार्य किया जा रहा है। तो कई सारे स्कोप हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ग्रीन स्पॉट्स हैं जो हमें दिखती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे पीएमजीएसवाई की सड़कें आ जाना, जो छोटी सड़कें हैं उनका आ जाना, होम स्टेज का और बनना, इन सब के माध्यम से, क्योंकि ये पर्यटन और यहाँ की परिस्थिति दोनों ही बहुत अनुकूल हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं उनके माध्यम से खेती बाड़ी करना, तो काफ़ी चीज़ों पे यहाँ पे काम हो रहा है। और कुछ जो चीज़ें हैं जो विकसित की जानी हैं, उस पर भी जैसे मैंने बताया, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, इन कॉरिडोर्स का मेन परिकल्पना ही यही है कि यहाँ पे बाहर के लोगों को बुलाया जाए। जैसे महिला स्पोर्ट्स ग्राउंड बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है, इस कॉलेज में बाहर के लोग आएंगे और बाहर के खिलाड़ी आएंगे, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही स्थानीय युवा हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने नेशनल गेम्स में बहुत अच्छा किया था, तो ऐसे युवाओं के माध्यम से प्रशिक्षण आदि देना। इसके अलावा जो हमारा गोलजू और शारदा कॉरिडोर है, इन दोनों में पर्यटन के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। इसमें वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चूका में भी कार्य हो रहा है।
ये सभी जो हैं, इन सभी कार्यों और सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसमें इसका मेन मोटो यही है कि यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनके द्वारा यहाँ कार्य को क्रियान्वित किया जाए और रोजगार के यहीं पर जो नए आयाम हैं वो गठित किए जाए। तो कई सारे जो कार्य हैं, कई सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर लाई गई हैं। और अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। लाइब्रेरी में भी मैं गया था। यहाँ जितनी लाइब्रेरीज चल रही हैं, शायद ही अपने प्रदेश के किसी अन्य जनपद में इतनी लाइब्रेरी, इतने बच्चों का रुझान हो। तो हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो भी काफ़ी पढ़ाई लिखाई की बात करें और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में बहुत ही अच्छे हैं। मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ। कई लोगों ने एपन आर्ट में, लौह शिल्प में, यहाँ के स्थानीय ताम्रपत्र के कलेक्शन के रूप में कई सारे इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ का स्कोप अच्छा है। पलायन पॉजिटिव उसको नहीं रोका जा सकता, रिवर्स पलायन को रोकने के लिए सरकार जो है इस पर पूरा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।